हेलो। ओके फाइन। क्लास का टाइम हो गया है लगभग। क्लास स्टार्ट करता है। हेलो। आई होप वॉइस आ रही होगी। माइक बंद था, ठीक है। ध्यान नहीं देते इस चीज का। तो अब तक का मतलब अब आप लोगों को बता दें कि जो क्लास 12 का क्लास चल रहा है, क्लास 12 में चैप्टर 1 कंप्लीटली हटा दिया गया है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड था कंप्लीटली। डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यहीं से चैप्टर को बनाया जा रहा है। अब अगर नई एनसीईआरटी की बुक्स जो चल रही है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीटली हटा दिया गया, चैप्टर 2 को ही चैप्टर 1 बना दिया गया। और अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 3 है अगर देखा जाए पुरानी बुक के हिसाब से, लेकिन अब जो नई बुक आ रही है उसमें इसको चैप्टर 2 बना दिया गया। चैप्टर 1 को अब बुक से ही हटा दिया गया है। अब तक बुक में था लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता था, वो सिलेबस में नहीं रहता था, ठीक है। तो जितना पढ़ा हमने ठीक है उतना पढ़ा। अब चैप्टर पढ़ लिए तो नॉलेज के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इम्प्लांटेशन पढ़े थे। इम्प्लांटेशन में ये जो पढ़े थे हमने ये जो चीज पढ़ा था जाइगोट और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का, ये लगभग 1 मंथ का था, ठीक है। जो चेंज होता है ये लगभग स्टार्टिंग के 1 मंथ का चेंज था, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो आगे का रहेगा चेंजेस। मतलब 1 मंथ बोल रहे हैं, 1 वीक का था, अब हमें सेकेंड वीक का चेंज देखना है, ठीक है। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, डेवलपमेंट इन सेकेंड वीक। हमें यही चीज पढ़ना है, ठीक। तो दूसरे सप्ताह में क्या क्या फ्रूट के अंदर चेंज आते हैं ये देखना है। तो पहला एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर राइटिंग। कल ही चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। कल का टॉपिक रहेगा हमारा पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, अर्थात प्रसव एवं दुग्ध स्राव, यानी कैसे पास्चुरेशन यानी प्रसव की क्रिया चलती है, यानी ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा। और इसके साथ लैक्टेशन रहेगा, दुग्ध स्राव रहेगा। कल इतना पढ़ाएंगे और आज जो रहेगा, आज हमारा सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स रहेगा। उसके बाद ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें आगे और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब अगर हम आगे देखते हैं तो दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वीक क्या होता है, जो इम्ब्रियो ब्लास्ट होता है वो 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। देखा जाए तो देखा जाए तो कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इपीब्लास्ट और एक होता है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एक होता है इपीब्लास्ट और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। तो 2 पार्ट्स में बढ़ता है। आपके सामने इपीब्लास्ट वाला रीजन दिख रहा है, हाइपोब्लास्ट वाला रीजन दिख रहा है। और ये चेंज कब हो रहा है, सेकंड वीक में हो रहा है, दूसरे सप्ताह में हो रहा है। दूसरे सप्ताह के बाद फिर हम वीक वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे कि पहले मंथ में क्या चेंज आया है, सेकंड मंथ में क्या चेंज आया, क्योंकि इसको ज्यादा डीप लेके जा रहे हैं। जब हमने एनसीईआरटी में देखा तो इतना ज्यादा डीप में नहीं है, और थोड़ा सा डीप में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेके चल रहे हैं, लेकिन अब आगे ज्यादा डीप इसको नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। आपको एक नाम दिख रहा है एपीब्लास्ट और दूसरा नाम क्या दिख रहा है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। हमने क्या बोला, दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में, दूसरे वीक के प्रारंभ में जो इम्ब्रियो ब्लास्ट होता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। कौन से 2 पार्ट होते हैं, पहला वाला जो होता है वो इपीब्लास्ट होता है, ठीक। और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोब्लास्ट होता है, ठीक है। इपीब्लास्ट होता है वो साइट्रो मतलब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है उसके समीप होता है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और इसके समीप में कौन है, इपीब्लास्ट है। और दूसरा वाला जो हाइपोब्लास्ट होता है, हाइपोब्लास्ट ब्लास्टोसील कैविटी, ये कौन सी कैविटी थी, ये जो गुहा बनी है, ये जो कैविटी बनी है, हमने कल क्या बताया था कि ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ठीक है। तो हाइपोब्लास्ट जो होता है वो ब्लास्टोसील कैविटी के पास होता है, ठीक है। और ईपी ब्लास्ट के अंदर एक कैविटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, यानी ये जो एमनियोटिक कैविटी दिख रही है, यानी जो एमनियोटिक गुहा है, इसमें कौन सा द्रव भरा रहेगा, अमीनो द्रव भरा रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड की। हमें बस कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक हमने एमनियोटिक कैविटी पढ़ लिया, इपीब्लास्ट पढ़ लिया, हाइपोब्लास्ट पढ़ लिया। एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है।
यूटेराइन वॉल यानी गर्भाशय की दीवार जिसके अंदर सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट धसे रहते हैं, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को इम्बेडेड करते हैं, धसाते हैं, ठीक है। बीच में एक जर्मिनल डिस्क दिखा रहा है, ठीक है, जर्मिनल डिस्क बीच में एक पाई जाती है। और ये जो इसमें अगर कोशिकाओं की बात करें तो चपटे होते हैं, छोटे होते हैं, कौन वाले? इपीब्लास्ट वाले, सॉरी इपीब्लास्ट नहीं, हाँ इपीब्लास्ट वाले जो होते हैं वो मतलब छोटे होते हैं और चपटे होते हैं, या फिर अगर उसको कहा जाए तो वो फ्लैट एंड रहते हैं, चपटे रहते हैं और एक झिल्ली नुमा रूप से पाए जाते हैं। जबकि हाइपोब्लास्ट के बगल में जो लेयर होती है, यानी जो हाइपोब्लास्ट की लेयर है, इसमें बड़े बड़े स्तंभी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। एक में छोटे फ्लैट चपटे और एक में बड़े स्तंभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक जर्मिनल डिस्क पाया जाता है, ठीक है। जर्मिनल डिस्क बोल सकते हैं या फिर बाइलैमिनार डिस्क पर बोल सकते हैं, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में पाया जाता है। और एक एक्सोसियोलोमिक कैविटी और एक्सोसियोलोमिक मेम्ब्रेन। एक्सोसियोलोमिक मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के चारों ओर पाया जा रहा है, वो एक्सोसियोलोमिक मेम्ब्रेन होगा। और एक्सोसियोलोमिक मेम्ब्रेन के यहाँ जो गुहा बनी हुई है लिक्विड से यूटेराइन वॉल के, जिसे हम लोग अब तक कैविटी बोल रहे थे, ठीक है। अब ये एक्सोसियोलोमिक कैविटी में चेंज हो जाएगी, या फिर इसको सीधी रूप से बोला जाता है तो ये क्या होता है? यॉल्क सैक होता है या प्रिमिटिव यॉल्क सैक होता है, ठीक है। यॉल्क मतलब आप जानते ही हैं, यानी एग का फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, तब अब अगर आगे देखा जाए कि आगे इसमें क्या क्या है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? नेक्स्ट क्या है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अगर कल की बात करें तो कल वाली स्लाइड इम्प्लांटेशन का नहीं है, हाँ इसमें देख सकते हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, वो कंप्लीटली इम्बेडेड हो जाती है, ठीक है। और इसी को क्रॉनिक विलाई कहा जाता है, कॉरियोनिक विलाई, ठीक है, जो कि यूटेराइन टिश्यू यानी जो मतलब गर्भाशय के चारों ओर फैली रहती है, कॉरियोनिक विलाई। अगर देखा जाए कॉरियोनिक विलाई के बारे में, तो अगर एनसीईआरटी का हम फिगर यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, अगर एनसीईआरटी का फिगर ऐड किए होते तो हम आपको फिगर दिखा सकते कि कॉरियोनिक विलाई को किस प्रकार दिखाया हुआ है। ब्रेक के बाद हम जरूर दिखाएंगे, ब्रेक के बाद हम इसमें एनसीईआरटी का फिगर ऐड कर देंगे ब्रेक में, और आपको जरूर दिखाएंगे कॉरियोनिक विलाई के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं प्लेसेंटा यानी अपरा की। तो अपरा का मतलब अपरा के बारे में समझ लिया है, तो अपरा एक स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई है, और एक संबंध है किसके बीच में? मैटरनल बॉडी यानी मात्र शरीर और फोएटस यानी भ्रूण के बीच में, ठीक है। प्लेसेंटा को अपरा कहा जाता है। अपरा एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो कि माता तथा शिशु के बीच में पाई जाती है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आगे देखा जाए कि आगे इसमें क्या क्या है, तो इसमें एक कोरोनिक विलाई पाया जाता है और एक यूटेराइन टिश्यू पाया जाता है। इसका फिगर हम ऐड की नहीं किया, तो इसको हम अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, प्लेसेंटा का काम, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है? ऑक्सीजन का सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। और उसके साथ इसका एक और काम होता है एक्सक्रिएशन का भी, एक्सक्रिएशन में भी मदद करता है थोड़ा सा। और ये इम्ब्रियो और यूम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैच रहता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेसेंटा दिख रहा है, ठीक है। प्लेसेंटा पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, और जो कि किसमें धसे हुए हैं? यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल मतलब गर्भाशय की दीवार में धसे हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है? कोरोनिक विलाई, और ये मतलब कोरोनिक विलाई तो इसमें नहीं दिख रहा, यूम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो भ्रूण जो रहता है वो किसके द्वारा, वो अपरा से किसके द्वारा अटैच रहता है? यूम्बिलिकल कॉर्ड पाया जाता है भ्रूण और अपरा के बीच में, जो कि बेबी को जोड़ के रखता है,
ठीक है, अपरा वाला पार्ट ये है पूरा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो इम्बेडेड है। और जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन का नाम क्या है, यूम्बिलिकल कॉर्ड है। वो पाइपलाइन ही आगे चलकर प्लेसेंटा में चेंज हो जाती है, लेकिन जब वो भ्रूण की दीवारों में इम्बेडेड यानी धंसती है तब वो प्लेसेंटा हो जाती है, और जब वो पाइपलाइन रहती है तो वो यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो वास्तव में जो बेबी के जन्म के पश्चात जो पाइपलाइन काटी जाती है, वो क्या काटी जाती है, यूम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है। ठीक है, और यूम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है, इसका काम मुख्यतः होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब स्थानांतरण करना, कि जो भ्रूण से भोजन को बेबी तक पहुंचाता है, वही ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका होता है। ठीक है, और ये इंडोक्राइन टिश्यू की मतलब ये जो रहता है यूम्बिलिकल कॉर्ड, ये इंडोक्राइन टिश्यू की तरफ ये काम करता है। इंडोक्राइन टिश्यू मतलब इससे हार्मोन, मतलब इससे कुछ हार्मोन्स का भी सेक्रेशन होता है। कौन कौन से, HCG होते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो इतना सब वर्क होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा के बारे में लिखवा देंगे, और डेवलपमेंट इन सेकंड वीक हम ये नोट लिखवाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हम ज्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे। तो बेबी के बाद, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कि फर्स्ट मंथ में क्या चेंज है, सेकंड मंथ में क्या चेंज है, थर्ड मंथ से शुरू करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेन, सॉरी नाइन्थ मंथ तक कितने चेंज आए, हम उसी के बारे में कंप्लीटली लिखने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम उसको लिखने का काम करेंगे। अभी तक जितना बता रहे हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा और जो भी चेंजेस आए सेकेंड वीक में, इपीब्लास्ट बना, हाइपोब्लास्ट बना, यानी अब जो पढ़ेंगे हम वो इसके बारे में हम कंप्लीटली लिखने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली लिखने वाले हैं, और इसके साथ प्लेसेंटा के बारे में कंप्लीटली लिखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक में मतलब ब्रेक पहले होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने में हम फिगर ऐड करेंगे। फिगर ऐड करने के बाद आगे क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो हम राइटिंग पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। डेवलपमेंट इन सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह में जो भी परिवर्तन, जो भी वृद्धि हुई, विकास हुआ, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलते हैं। दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है वो दो परतों में बट जाता है, डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो इपीब्लास्ट होता है। ठीक है, इपीब्लास्ट में कहाँ होता है, नियर साइटोट्रोफोब्लास्ट। शॉर्टली लिख देते हैं, ज्यादा इसको सेंटेंस को बड़ा नहीं करते हैं। नियर साइटोट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर में हमने दिखाया था। ठीक है, और दूसरा जो है वो हाइपोब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट कहाँ होता है, किसके समीप होता है, नियर ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी वहीं आगे चल के चेंज हो जा रही है एक्सोसीलोमिक कैविटी में। ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद इपीब्लास्ट के अंदर क्या होता है, इनसाइड इपीब्लास्ट एक गुहा पाई जाती है, वो भी स्ट्रक्चर में दिखाया था हमने, इस फॉर्म्ड। एक गुहा का निर्माण होता है, जिसे कौन सा गुहा कहते हैं, एमनियोटिक गुहा कहते हैं। और किसका बना होता है एमनियोटिक गुहा, एमनियोटिक द्रव से भरा हुआ रहता है, फिर एमनियोटिक द्रव का भरा रहता है एमनियोटिक गुहा। ठीक है, एपिब्लास्ट के बीच में बना रहता है, इनसाइड है, मतलब एपिब्लास्ट के अंदर बना रहता है। और जो उसके चारों लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, एमनियोटिक लेयर होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एमनियोटिक कैविटी कहलाती है, जो चारों की लेयर होती है। तो इस पॉइंट को हम नहीं लिखवा रहे हैं कि एमनियोटिक में लिख ही देते हैं, इसको क्या करना है, क्या गड़बड़ हो गया। एंड अ लेयर, इसके चारों एक परत पाई जाती है ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन।
और जो इसकी कोशिकाएं होती हैं आर फ्लैटेंड, कैसी होती हैं? चपटी होती हैं, फ्लैटेंड। और जबकि जो लेयर होती है, वाइल द लेयर इज अटैच्ड विद हाइपोब्लास्ट, लेयर जो रहती है वो हाइपोब्लास्ट से जुड़ी रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने सारा कुछ देखा, एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉइंट लिखवाया जा रहा है। ठीक है, कल ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, बस आज ऐसा रहेगा, कल हम आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे, जो जिन लोग का छोटा है वो लिख लेंगे। ठीक है, और एक तो जर्मिनल डिस्क होती है, फ्लैटेंड जो सेल लिखे हैं फ्लैटेंड में स्तंभाकार होती है। ठीक है, एक जर्मिनल डिस्क पाई जाती है, जर्मिनल डिस्क को कह सकते हैं बाइलेमिनार भी, इसका दो नाम है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? इज फाउंड इन क्लियर वर्ड्स, सीधे शब्दों में इज फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में क्लियर पाई जाती है जर्मिनल डिस्क की। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए, नोट्स बस बनते रहें। और एक्सोसियोलमिक, इसमें क्या होता है? दो एक कैविटी होती है और एक मेम्ब्रेन होती है एक्सोसियोलमिक। ये सारा पॉइंट इसी बस एक ही फिगर में हम जो पढ़ा रहे हैं दूसरे वीक वाला, वो सिर्फ यही है, इतने में ही सारा पॉइंट्स मिल जाएगा इस वाले में। साइटोट्रोफोब्लास्ट, यूटेराइन वॉल, एमनियोटिक कैविटी, इपीब्लास्ट, जर्मिनल डिस्क, हाइपोब्लास्ट, यूटेराइन म्यूकस मेम्ब्रेन, एक्सोसियोलमिक मेम्ब्रेन, एक्सोसियोलमिक कैविटी, यूटेराइन ग्लैंड, ये सारा कुछ एक ही फिगर में मिल जाएगा। तो जो हम स्लाइड लिखवा रहे हैं अभी, जो सेकेंड वीक के बारे में लिखवा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फिगर के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्सोसियोलमिक मेम्ब्रेन और एक्सोसियोलमिक कैविटी की बात किए थे, वो नीचे के साइड लिखा हुआ है कि ये जो नीचे का एक्सोसियोलमिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, एक झिल्ली पाई जा रही है चारों ओर धूड़ के कैविटी के, यानी जो यॉल्क वाला पार्ट होता है, ये जो एक्सोसियोलमिक कैविटी ये सब क्या है? ये कैविटी यहाँ पर साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि यॉल्क सैक है। ठीक है, तो ये जो यॉल्क सैक पाया जा रहा है, इसके इसके चारों एक्सोसियोलमिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, और इसी पॉइंट को हम लिखवा रहे हैं। बस अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत और इसमें एक दो लाइन लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इज फाउंड अराउंड और एक्सोसियोलमिक कैविटी को क्या नाम दिए थे? प्रीमेच्योर यॉल्क सैक। ठीक है, कैविटी मतलब चारों ओर का, सैक मतलब चारों ओर का आवरण हो गया, जिसके अंदर यॉल्क भरा रहता है। यॉल्क मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो अंडे का पार्ट होता है। इसको मतलब एक तरह से हम लोग अंडे से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो चारों ट्रोफोब्लास्ट के अपीयर होते हैं, जिसे साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा जाते हैं, उसे एनसीईआरटी की बुक में कोरियोनिक विलाई के नाम का दिया हुआ है, जो कि यूटेराइन टिश्यू के चारों ओर रहता है, और जो कि मतलब ठीक है, जो कि यूटेराइन टिश्यू मतलब गर्भाशय के जो उत्तक होते हैं उनके चारों ओर जुड़ा रहता है और उनमें धंसा रहता है, एम्बेडेड रहता है। ठीक, तो इस पार्ट को हम कंप्लीटली नहीं लिखवा रहे हैं। इसके बाद हमारा नॉर्मली नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा मतलब अपरा, अपरा के बारे में हम बता चुके हैं, और टाइम अभी बहुत है, अपरा के बारे में लेके हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे,
और प्लेसेंटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला रह चुका है, क्योंकि प्लेसेंटा मतलब अपरा अपरा मतलब वही नाल, प्लेसेंटा और यूम्बिलिकल कॉर्ड वही नाल और वही पार्ट होता है जो कि माँ तथा शिशु को एक पाइपलाइन से जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसलिए प्लेसेंटा के बारे में हम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, और इसका जो एनसीईआरटी का फिगर है जो अभी हम ऐड नहीं किए, इसको हम ब्रेक के बाद ऐड कर देंगे। हेडिंग हमारा प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा जो है वो स्ट्रक्चरल, जैसे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी होता है, और ये किसका होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फोएटस एंड मैटरनल बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई, बिटवीन के बीच में, किसके किसके, फोएटस यानी भ्रूण यानी जो बेबी, एंड मैटरनल बॉडी, मैटरनल बॉडी मतलब माँ, माँ तथा बीज, माँ तथा शिशु के बीच की संयोजक कड़ी होती है और संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक। स्थिति इसकी क्या होती है, फाउंड बिटवीन, पाया जाता है कि बीच में, किसके किसके बीच में, ऑरियोनिक विलाई के बीच में और यूटेराइन टिश्यू के बीच में, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा जाए, इसका वर्क के बारे में देख लिया जाए, तो इसका काम क्या क्या होता है। वर्क में इसका लिख सकते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इसके साथ वो न्यूट्रिएंट का भी सप्लाई करता है, ठीक है। यानी जितना कुछ माँ से बच्चे को जाता है वो किसके थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की वो नाल रहती है जो कि जाती है, और जो नाल रहती है उसका नाम यूम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अभी हमने फिगर में दिखाया, ठीक है। और किसके थ्रू प्लेसेंटा जो है वो बेबी से किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो हम वो पॉइंट लिख देंगे, बाय यूम्बिलिकल कॉर्ड, यूम्बिलिकल, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, यूम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैच रहता है। प्लेसेंटा जो रहता है वो फोएटस से यूम्बिलिकल कॉर्ड यानी जो पाइपलाइन है यूम्बिलिकल कॉर्ड उसके द्वारा अटैच रहता है, ठीक है। और यूम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन जान लें तो इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड से लेके ऑक्सीजन से लेके जितना भी फूड मटेरियल माँ खा रही है जो बच्चे के यहाँ तक पहुँच रहा है, या वो किसके थ्रू पहुँचता है, यूम्बिलिकल कॉर्ड, यानी जो पाइपलाइन है वो यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है। यूम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसमें धंसा रहता है, कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू में धंसा रहता है कंप्लीटली, ठीक है। फिगर अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें कंप्लीटली दिया हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट लिखेंगे जो वो रहेगा, ये हार्मोन सेक्रेशन का भी काम करता है। इट आल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू। इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ऊतक की तरह काम करता है, या फिर इसको कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्लैंड की तरह काम करता है, एंड प्रोड्यूस और उत्पन्न करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, H, और ये जो HPL है, एसपीएल का मतलब होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। तो ये सब जो कुछ हार्मोन है, कुछ सर्टेन हार्मोन, जैसे एचसीजी की बात हम नहीं करते हैं, एसपीएल हो गया, और इसके साथ हमारा प्रोलैक्टिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, तो ये सब हार्मोन्स केवल मतलब केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होते हैं। इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे, ब्रेक के बाद भी पढ़ाएंगे। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल का होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और इसके साथ ये किसका कंट्रोल करता है, एक एस्ट्रोजन का कंट्रोल करता है उसके साथ, एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इतना हो गया, बस अब इतना ही। इसके बाद टाइम कितना रहे, 24 हो रहा है, 21 पे क्यों हम नहीं क्लास स्टार्ट, बार बार। ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, स्लाइड अपना यहीं ओपन रहेगी, 5 मिनट का ब्रेक चलेगा, 8:31 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तब तक इसको लिखे नहीं है, जितने लोग लिख लीजिए, आप लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कर लीजिएगा, तब तक हमारा माइक और वीडियो ऑफ रहेगा, और फिगर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
ओके, तो लगभग टाइम अप हो चुका है। बीच में थोड़ा सा एरर हुआ था, वो सर्वर का एरर था, ठीक है। फिगर ऐड हो चुका है, आप लोगों ने देखा, ये फिगर आप लोग के सामने है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक प्लेसेंटा विलाई दिख रहा है, एक यॉर्क सैक दिख रहा है, एक कैविटी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटल विलाई लिखा है इसी को कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, ठीक है। और कोरियोनिक विलाई के बाद ये जो पार्ट है यूम्बिलिकल कॉर्ड का, ये भी आपको नाम दिख रहा है। यॉर्क सैक भी दिख रहा है, यॉर्क सैक मतलब ये जो कंप्लीटली सैक बना हुआ है चारों, इसको यॉर्क सैक बोलते हैं। कैविटी ऑफ यूटेरस भी आपको इसी फिगर में दिख रहा है कि कैविटी ऑफ यूटेरस क्या है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का फिगर है। तो इसमें आपको लगभग सारे पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें कैविटी ऑफ यूटेरस, यॉर्क सैक, एम्ब्रियो और यूम्बिलिकल कॉर्ड जो हमने अभी बताया, ठीक है। और उसके साथ प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। तो ये जो प्लेसेंटल विलाई है, प्लेसेंटल विलाई को ही कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, जो कि यूटेराइन टिश्यू मतलब ये जो गर्भाशय की दीवार है, इसी दीवार में कंप्लीटली इम्बेडेड रहते हैं। इम्बेडेड मतलब धसे रहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यूम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, प्लेसेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई हो गया, ये जो इधर का पार्ट्स है, ये जो पाइपलाइंस, ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद यॉर्क सैक मतलब ये जो चारों ओर का सैक बना रहा है, ये यॉर्क सैक हो गया। उसके बाद ये जो बीच में ये एम्ब्रियो हो गया, और कैविटी ऑफ यूटेरस ये हो गया कंप्लीटली, ठीक है। आई होप अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। जितना कुछ बताया ये सारा कुछ आप लोग का क्लियर होगा। तो ये फिगर ही बस हम इसको ऐड नहीं कर पाते, मतलब ध्यान से थोड़ा ध्यान में नहीं आता। एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है, हम साइड बुक से थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं एक्स्ट्रा के लिए, तो इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। ये इतने हो गया। तो इसके बाद हमको अब सेकेंड वीक से पढ़ना होगा, ठीक है। तो सेकेंड वीक में क्या क्या होता है और आगे क्या होता है ये देखा जाए तो बाद में जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये भी ओवरिश निकलता है, ठीक है। एक जो अरिहंत की सॉरी अब ये जो एग्जाम कार्ड की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक आती है उसमें दिया हुआ है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये निकलता है प्लेसेंटा से। जबकि जो साइड बुक है उसमें दिया हुआ है कि रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है ओवरी से, जबकि अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का भी हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, हम जिस बुक में देखे उस बुक में मतलब दो जगह देखे थे, तो दोनों में दिया हुआ था। एक में रिलैक्सिन हार्मोन जो है दिखा रहा है ओवरी से निकलता है, और एक में दिखा रहा है रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान नहीं देता है, ये ध्यान देते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मतलब संकुचन का काम करता है, और उसके साथ रिलैक्सिन जो रहता है प्रसव पीड़ा को बढ़ाने का काम करता है, पेस्ट पार्चुएशन में मदद करता है, ठीक है। जो कि किससे निकलता है, ओवरी निकलता है, ठीक। अगर इसके बाद और कुछ ध्यान दिया जाए तो रिलैक्सिन के बाद हमारा HCG जो हो गया, HPL जो हो गया और रिलैक्सिन जो हो गया, ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम भी रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। इसके अलावा ये जल्दी रिलीज नहीं होते हैं। बाकी जो अदर हार्मोन्स है जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है और टायरोक्सिन है, इन सब का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। पर ये बाद में मतलब ये नॉर्मल टाइम में भी सेक्रेट होते रहते हैं, यानी जब प्रेगनेंसी नहीं भी रहेगी तो भी ये हार्मोन रहेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और टायरोक्सिन ये जो हार्मोन्स का लेवल होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये ओवरिश निकलता है, एक बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जबकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो इसके पीछे हम श्योर नहीं है, इसको हम बाद में अच्छे से देख के बताएंगे, ठीक है। और HCG, HPL और रिलैक्सिन ये जो तीनों हार्मोन है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होने वाले हार्मोन है, ठीक है। और फीटल ग्रोथ के में मतलब ये जो प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और टायरोक्सिन है ये फीटल ग्रोथ यानी भ्रूण के विकास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे हम कुछ बात करें तो इम्प्लांटेशन के बाद हमने क्या बोला था, एक इनर सेल मास बोला था और एक आउटर सेल बोला था, ठीक है। अगर वो दिख रहा होगा इसमें किसी में, शायद नहीं है, नहीं दिया हुआ इनर सेल मास और आउटर सेल नहीं दिया हुआ है, हम बताए थे और लिखवाए भी हैं, हमको याद है। तो इनर सेल मास, आउटर सेल है, ये जो इनर सेल मास होता है वो बदल जाता है इंडोडर्म में, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी और जो मैमल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जो कॉर्डेटा संघ के जितने भी जीव होते हैं सबकी बॉडी त्रिकोण की होती है, मतलब ट्रिपल लेयर पाई जाती है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, तो जो आउटर लेयर होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है एक्टोडर्म में, और जो इनर सेल मास होता है वो किस में चेंज होता है, कंप्लीटली चेंज होता है इंडोडर्म में। बीच में एक और लेयर बन जाती है, वो कौन सी लेयर बनती है, मेसोडर्म में। जबकि हमने एक और बात बताया था कि ये जो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन है ये 16 सेल स्टेज मोरोला के द्वारा होता है, ठीक है। मोरोला में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब सेल विभेदन, उसके बाद मोरोला के बाद फिर
हेलो हेलो, आई होप अब आप लोग को आवाज जा रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो कमेंट कर दिएगा, थोड़ा सा सर्वर एरर हो गया था। ठीक है, ठीक है, फाइन। हमारे में नहीं आ रही है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, हमें भी रिप्लाई आवाज आती है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर रहे थे। स्लाइड आप लोग के, सॉरी स्क्रीन आप लोग के सामने शायद प्रेजेंट ना हो, तो उसको प्रेजेंट कर देते हैं पहले। ओके, स्क्रीन ओके फाइन, अब सही है। ठीक है, अब लगभग सारा कुछ दोबारा सही हो चुका है। तो अब जो ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें जैसे अगर हम बात कर लें फीटल ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें कई पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। 16 सेल स्टेम तक बताए थे, यानी मॉरूला के बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि कोशिका विभेदन होता है। कोशिका विभेदन का मतलब पूरे बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो अपना अलग सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, अलग अलग जो सेल्स रहती हैं वो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को फॉर्म करना शुरू करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या ध्यान देना है कि 7वें से 9वें हफ्ते में, मतलब लगभग, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा था पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और लगभग तीसरे हफ्ते तक के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं 6वें से 7वें हफ्ते के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6वां 7वां और 8वें 9वें में क्या होता है, हाथ का फॉर्मेशन होता है। हाथ बॉडी से अटैच रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी एक गोल बॉडी से धीरे धीरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो अब हम मतलब जो 7वें से 8वें और 9वें हफ्ते, यानी जो कह सकते हैं लगभग जो दूसरा महीना होता है, दूसरे महीने में हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं। हाथ और पैर के साथ और क्या बनते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम धीरे धीरे बन जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, किसमें, भ्रूण। हेलो, ये कुछ एरर हो जा रहा है, आई होप टीचमेंट सर्वर का एरर हो या फिर जो भी हो, नेट तो एरर हो ही रहा है थोड़ा सा। ठीक है, वापस हम अपने टॉपिक्स पे ही आ जाते हैं। डॉट पर फिर से आवाज चली गई थी। ठीक है, तो दूसरे मंथ में क्या हो रहा है, हाथ का फॉर्मेशन हो रहा है, हाथ कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और पैर का फॉर्मेशन हो रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है सेकेंड मंथ में। थर्ड मंथ में स्केलेटन सिस्टम बनता है। स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र और हड्डियों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद चौथे मंथ में क्या होता है, धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स, मतलब शरीर पे जो बाल वाल के थोड़े बहुत रोवे होते हैं वो बनने शुरू होते हैं। 5वें मंथ तक क्या होता है कि फूड कैनाल, जो फूड की पाइपलाइंस होती हैं वो बन जाती हैं। फूड कैनाल के साथ जो ब्लड रहता है और बोन मैरो रहता है, मतलब रुधिर शरीर में बन जाता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा बन जाते हैं। क्योंकि स्केलेटन जो था, यानी जो कंकाल तंत्र था, वो लगभग तीसरे मंथ में ही बन गया था। तो कंकाल तंत्र, आहार नाल और रुधिर, और मतलब सॉरी, ये फिर से बताते हैं, तीसरे मंथ से। तीसरे मंथ में स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र बनता है। चौथे मंथ में हेयर फॉलिकल्स यानी रोवे बनते हैं लगभग। ठीक है, 5वें मंथ में फूड कैनाल यानी आहार नाल, ब्लड यानी रुधिर, एंड बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा का निर्माण होता है कंप्लीटली। और 6वें मंथ में जो भ्रूण रहता है वो लगभग स्मॉल बेबी में चेंज हो जाता है, मतलब उसके हाथ पैर कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। उसके आंख की, मतलब जो पहले दूसरे तीसरे मंथ में उसकी जो आंखें थी, आंखें कंप्लीटली बनी नहीं रहती हैं, आंखों जैसी बिंदियां पाई जाती हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे आंखें बदल जाती है। बच्चा जो रहता है वो लगभग एक छोटे से बॉल के शेप का रहता है, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, और 7वें महीने तक लगभग बच्चा कंप्लीटली, बच्चे के हर एक ऑर्गन, यानी 7वें मंथ में जो 7वां महीना होता है उसमें बच्चे के हर एक ऑर्गन कंप्लीटली बन चुके रहते हैं और काम कर रहे होते हैं। बस अब 8वें और 9वें महीने में क्या होता है, 8वें महीने में कंप्लीटली फैट स्टोर होता है, यानी उसकी जो स्किन रहती है, स्किन में टिश्यूज का निर्माण होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, मसल्स बनते हैं, ऑर्गन्स तो बन चुके रहते हैं।
मसल्स बनते हैं, ठीक है। मसल्स बनने के साथ साथ जितना भी मतलब उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं जो भी एक बेबी में होते हैं, जैसे मतलब उसके हाथ पैर का मोटा होना और शायद पाचन तंत्र में हर एक चीज का फॉर्मेशन होना, वो चीज होता है। उसके बाद 9वें महीने में बेबी कम्प्लीटली बॉर्न के लिए तैयार हो जाता है। 280 दिन का ये काल होता है, लगभग 9 महीने यानी 280 दिन। एक पास्चुरेशन, पास्चुरेशन का मतलब प्रसव के लिए एक बेबी का ड्यूरेशन रहता है लगभग उतने के बाद 9 महीने यानी 280 दिन के बाद एक बेबी डिलीवर होता है बाहर। तो कल जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट्यूरेशन और कुछ एरर हो जा रहा है। हेलो, बार बार कुछ एरर आ जा रहा है, तो हमको लग नहीं रहा है कि आज क्लास कंप्लीटली हम अच्छे से चला पाएंगे, ठीक है। फिर भी हम चला रहे हैं जितना चल रहा है। अब लिखने का काम करते हैं, ठीक है। वीडियो ऑफ कर देते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं, अब कंप्लीटली लिखने का काम कर देते हैं। बस जो कुछ समझा है, क्लास कंप्लीटली चल पाएगा कि नहीं ये हमको पता नहीं है आज। अब नोट्स लिखते हैं, ठीक है। हम वीडियो ऑफ कर दें क्योंकि बार बार नेट एरर हो रहा था कि सर्वर एरर होता है, इसलिए वीडियो ना चले। बस स्लाइड दिखने से मतलब है और आवाज से मतलब है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम जितना कुछ समझाया है वो लिखवा दे रहे हैं बस, कि किस मंथ में और कब कब क्या क्या चेंज होंगे। उसके बाद आज का क्लास ओवर कर देंगे कम्प्लीटली, ठीक है। 8:46 हो रहा है, लगभग 9 तक क्लास लिख भी लेंगे और 9 तक क्लास आज टाइम से ओवर हो जाएगा। और कल भी क्लास टाइम से ओवर होगा, कल भी सारे पॉइंट लिखवा के काम खत्म हो जाएगा। कल चैप्टर कंप्लीट। फाइन, तो अब यहाँ से हम सारा पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। ये हम साइड बुक से लिखवा रहे हैं, ठीक है। दोनों हम एक्चुअली एनसीईआरटी में देखे नहीं इस चीज को। जो रिलैक्सिन है इसका थोड़ा सा डाउट है कि ये प्लेसेंटा से निकलता है कि ओवरी से निकलता है, ठीक है। तो इस डाउट को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी एनसीईआरटी में देखिएगा, हम भी देखेंगे, कल इसको क्लियर करेंगे। हेलो, आवाज थोड़ा सा धीरे आ रही है।
कल हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशन, लैक्टेशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन और कुछ और नए हार्मोन मिलेंगे। बस आज के लिए इतने ही हार्मोन्स रहेंगे। और ऑक्सीटोसिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में अभी हम लिखवाए तो नहीं है लेकिन कल बताएंगे। ऑक्सीटोसिन ही संकुचन का काम करता है ड्यूरिंग पास्चुरेशन। क्रिटिकल ग्रोथ मतलब भ्रूण के विकास के लिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन अंतर रोपण के पश्चात the inner cell mass and outer layer divided into three parts। फिर लेयर्स लिख देते हैं, कौन कौन से लेयर्स होते हैं। जाहिर सी बात है जितने भी कॉर्डेटा और मैमेलिया होते हैं सबकी बॉडी तीन स्तरों में बटी होती है, थ्री कोरिकी होते हैं। एक्टोडर्म बाहर क्या शरीर का त्वचा, मेसोडर्म मध्यस्थ त्वचा एंड एंडोडर्म अंतस्थ त्वचा। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये नहीं लिखवा रहे कि 16 सेल स्टेम होती है मॉड्यूला की और उसी से मतलब ब्लास्टोसिस्ट बनता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है, कंप्लीट बॉडी बनती है। बस अब हम यहाँ पर चेंजेस लिख लेते हैं। अब चेंजेस में वही बस 7 मंथ का 7 लाइन, 7 लाइन और लिखना होगा। एंड लैग रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आर फॉर्म लगभग बन चुके होते हैं। ये दूसरे मंथ का हुआ और इसी तरह हम लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस उतना ही पॉइंट्स लिखेंगे जितने मंथ्स हैं। कंकाल तंत्र तीसरे माह तक बन चुका रहता है। शरीर पर रोगों का निर्माण और सर पे बाल का निर्माण, आईब्रोज का फॉर्मेशन। चौथे मंथ तक हो चुका होता है। आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के बीच जो बोन मैरो पाया जाता है ये बन चुका रहता है 5th मंथ में।
ठीक है। इसके बाद 6 मंथ में हेलो, एम्ब्रियो जो रहता है वो कम्प्लीटली बेबी में छोटे से मतलब फोइटस जो रहता है वो कम्प्लीटली बेबी में छठे मंथ तक बन चुका रहता है। मतलब सारे ऑर्गन सेपरेट हो चुके रहते हैं, फिंगर सारे अलग अलग हो चुके रहते हैं। अगर देखा जाए स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए तो जो पहला का 3 मंथ होता है, 3 मंथ में बेबी जो रहता है वो एक बॉल की तरह रहता है, छोटा सा। ठीक है। और उसके बाद अगर उसके आगे का चेंज देखा जाएगा तो उसके आगे क्या होता है कि जो मतलब कह सकते हैं कि उसपे जो हार्ट रहता है, हार्ट बस बना रहता है, उसके अंदर जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं वो कम्प्लीटली एक बॉल की तरह रहते हैं। आँख बनी नहीं रहती, आँख के बिंदु पाए जाते हैं और माना जाता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी के शेप का यानी एक छोटा सा बॉल की तरह पाया जाता है। और उसके अंदर अंग नहीं, मतलब हाथ जैसे एक संरचनाएं पड़ी पाई जाती हैं, पैर जैसे एक ऑर्गन्स बने रहते हैं, हाथ जैसे ऑर्गन्स बने रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, एक बॉल की तरह चिपके रहते हैं एक दूसरे में। केवल हार्ट का फॉर्मेशन हुआ रहता है और बेबी काफी छोटा रहता है। आंख की जगह आंख वाले बिंदु पाए जाते हैं, मुंह की जगह मुंह जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन कुछ भी ऑर्गन नहीं बना रहता है, वो कम्प्लीटली बॉल रहता है। मतलब एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है, उसमें सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स अलग होते हैं, अलग अलग बोन्स, अलग अलग टीथ का बनना, अलग अलग जो सेल्स रहते हैं वो अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो सारे ऑर्गन्स बनने में लगभग 7 मंथ 6 मंथ लगते हैं, 6 मंथ तक कंप्लीट बेबी बन चुका रहता है। All organ are start working till 7th month. That is the store मसाला जमा होता है till 8th month. And till 9th. 9वें महीने में the baby is ready to born. ठीक है, इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में साइड और एनसीईआरटी बुक में का कंबाइन किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगा। एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन्स के कैसे कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कैसे कैल्शियम से हड्डियाँ बनती है और जो टीथ होते हैं वो बनते हैं इनेमल से। तो कैसे कैसे उनके मतलब जैसे जो गड्ढे होते हैं वो बनते हैं दाम, और क्या मतलब बर्न आफ्टर बर्थ क्या क्या चेंजेस आते हैं, बिफोर बर्थ क्या क्या चेंजेस आते हैं, और प्लेसेंटल का फॉर्मेशन और प्लेसेंटल का वर्क और उसमें ब्लड बैंक बैरियर में और बच्चे का ब्लड का न मिलना और प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होना। तो ये सब बहुत से टॉपिक्स है इसमें जो कि हम अभी नहीं बता रहे हैं, जो कि साइड बुक में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर उसको लेंगे तो टॉपिक लगभग 3-4 दिन और लेके जाएगा और हमें इस चैप्टर को लगभग अब कंप्लीट कर दिए। कल बस पार्ट मतलब कल का टॉपिक है पार्ट्यूरेशन, और पार्ट्यूरेशन के बाद हम लैक्टेशन पढ़ा के इस चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर देंगे। तो क्लास आप लोग का यहीं पर ओवर हो चुका है। आप लोग इसको कम्प्लीटली लिख लीजिए, जो टाइम बचेगा उसमें मतलब आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिलैक्स, हाँ ठीक है। प्लेसेंटा तो इसको हम शुद्धि कर देते हैं। अगर आप लोग को दिखा रहा है कि जो रिलैक्सिंग हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है तो हम ओवरी को हटा के प्लेसेंटा लिख देते हैं। ठीक है।
और बाकी जो आप लोग अपना इसको लिखते रहिए, हम वो मतलब कैमरा तो ऑफ ही है, वॉइस भी ऑफ कर दे रहे हैं, वॉइस ऑफ करके आप लोग नोट बना के क्लास ओवर हो जाएगा, चल जाइएगा। इसके पहले का स्लाइड होके हम दिखा देंगे।